ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 604 और 604 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है अभावाधिकरणम। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है अभावाधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय है बौद्धों के 4 शिष्यों में से जो योगाचार कि जो विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी है, विज्ञान ही है, बाकी कुछ भी पदार्थ नहीं है, ऐसा जिसका सिद्धांत है, और वह विज्ञान ही आत्मा है, जिसको बुद्धि कह सकते हैं, वही आत्मा है और एक क्षणिक है, ऐसा उसका सिद्धांत है। तो वही उसका सिद्धांत ही इस अधिकरण का विचार विषय है। तो इस अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उसका विचार कल हम लोगों ने किया। अब अधिकरण का सार बताने वाले जो हरेक अधिकरण के लिए वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोक है, उन श्लोकों का उच्चारण और उसका अर्थ भी देख लेते हैं, उसके बाद भाष्य में जाएंगे। तो श्लोकों का उच्चारण। विज्ञान स्कंद मात्रत्वम् युज्यते वा न युज्यते युज्यते स्वप्न दृष्टान्ता बुद्धैव व्यवहारतः युज्यते वा न युज्यते युज्यते स्वप्न दृष्टान्तात् बुद्धैव व्यवहारतः अबाधात् स्वप्न वैषम्यम् बाह्यार्थस्तुपलभ्यते बहिर्वदिति तेऽप्युक्तिर् नातो धीरर्थरूपभाक् अबाधात् स्वप्न वैषम्यम् बाह्यार्थस्तु उपलभ्यते बहिर्वदिति तेऽप्युक्तिर्नातो धीरर्थरूपभाक्। ठीक। तो प्रथम श्लोक का पदच्छेद देखिए। विज्ञान स्कंद मात्रत्वम, तो के ऊपर अनुस्वार नहीं दिखता नहीं है, वो लिख लीजिए। विज्ञान स्कंद मात्रत्वम युज्यते वा न युज्यते युज्यते स्वप्न दृष्टान्तात् बुद्ध्या एव व्यवहारतः। अन्वय पूर्वार्ध सरल है। विज्ञान स्कंद मात्रत्वम युज्यते वा न युज्यते। आगे स्वप्न दृष्टान्तात् बुद्ध्या एव व्यवहारतः, पीछे युज्यते। ठीक, देखो भाई, तो विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी जो है वो उसके अनुसार क्या सिद्धांत है कि विज्ञान ही है, बाकी कुछ नहीं। तो विज्ञान स्कंद मात्रत्व, स्कंद समूह, विज्ञानों का ही समूह है, क्योंकि विज्ञान एक नहीं है, क्षण क्षण में उत्पन्न होते नष्ट होते, तो विज्ञानों का समूह हुआ, वही आत्मा है, वही बुद्धि है। तो विज्ञान स्कंद मात्रत्व, मात्र शब्द कहता है कि उसके अतिरिक्त कोई बाह्य पदार्थ आदि जगत कुछ भी नहीं है, केवल विज्ञान ही है। तो विज्ञान स्कंद मात्रत्वम, यह उसका कहना युज्यते वा न युज्यते, युक्ति युक्त है अथवा नहीं है, विकल्प हुआ। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि उसका कहना ठीक है, विज्ञान मात्र है और कुछ नहीं। बोलेंगे कैसा काम चलेगा, व्यवहार कैसा हो पाएगा? तो बता रहे दृष्टांत देकर कि स्वप्न दृष्टांतात, जिस प्रकार स्वप्न में बहुत सारे पदार्थ दिखते हैं,
किंतु दिखने पर भी वो बाह्य की तरह लगते हैं, किंतु विज्ञान से अतिरिक्त, ज्ञान से अतिरिक्त स्वप्न में कुछ नहीं होता है। विज्ञान ही सभी पदार्थों का आकार धारण करता है। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी बुद्धि एक मात्र है, वही आत्मा है और बाकी कोई पदार्थ नहीं है। और बुद्धि ही, वो आत्मा ही सभी पदार्थों का आकार धारण करता है, अतः व्यवहार का काम चल जाता है। इसलिए विज्ञान मात्र है ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो स्वप्न दृष्टांतात, स्वप्न के दृष्टांत से बुद्धिया एव व्यवहारत, बुद्धि से ही, ज्ञान से ही सब कुछ व्यवहार हो जाता है। इसलिए युज्यते, युज्यते किम युज्यते, विज्ञान स्कंद मात्रत्वम युज्यते, केवल एकमात्र विज्ञान ही तत्व है, यह उसका कहना युक्ति युक्त है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। तब उसका निराकरण करने के लिए सिद्धांतियों का श्लोक आता है दूसरा। तो उच्चारण हो चुका है, पदच्छेद देखिए। अबाधात स्वप्न वैषम्यम बाह्यार्थ तु उपलभ्यते बहिर्वत इति ते अपि उक्ति न अतः धीहि अर्थ रूप भाग। ठीक है, देखो भाई, अन्वय। अबाधात स्वप्न वैषम्यम, एक शब्द छोड़कर आगे, तू पीछे, बाह्यार्थ उपलभ्यते, आगे, बहिर्वत इति ते अपि उक्ति, आगे, अतः धी अर्थ रूप भाग न। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि हे पूर्व पक्षी, तुम जो स्वप्न का दृष्टांत देते हो, किस बात के लिए, कि एक मात्र विज्ञान ही है, विज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं, इस बात को सिद्ध करने के लिए जो तुम स्वप्न का दृष्टांत देते हो वह ठीक नहीं है, दृष्टांत विषम है। क्या विषमता है? स्वप्न पदार्थ का बाद हो जाता है, जागृत में आने के बाद सभी लोग स्वप्न को झूठ बोलते हैं, उस प्रकार जागृत अवस्था का बाद नहीं होता है। यदि स्वप्न की तरह, मतलब स्वप्न का जिस प्रकार बाद होता है उस प्रकार जागृत का भी बाद होता, तब हम आपकी बात मानते कि जिस प्रकार स्वप्न में बाह्य पदार्थ न होने पर भी बुद्धि सभी पदार्थों का आकार धारण करती है, उस प्रकार जागृत अवस्था में भी बाह्य पदार्थ लगते किंतु है नहीं, बुद्धि सबका आकार धारण करती है। यह बात हम तब मानते जब स्वप्न की तरह जागृत का बाद होता, किंतु जैसे स्वप्न का बाद होता है उस प्रकार जागृत अवस्था का बाद नहीं होता है, अतः दृष्टांत विषम है। ठीक वही कह रहे, अबाधात, जागृत का बाद न होने से स्वप्न वैषम्यम, स्वप्न का दृष्टांत विषम है। तो बोलेंगे फिर बाह्यार्थ उपलब्ध है, इसके लिए प्रमाण क्या? तो बोल रहे तू बाह्यार्थ उपलब्धते, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाह्यार्थ की उपलब्धि हो रही है, नहीं ऐसा कैसा बोल रहे हो तुम? दूसरी बात, हे पूर्व पक्षी, तुम ही बोलते हो, उपमा देते हो कि बाह्य पदार्थ नहीं है, बुद्धि सबका आकार धारण करती है, किंतु बहिर्वत, बाह्यर की तरह लगते हैं। तो ये जो बाह्य पदार्थ की तुम उपमा देते हो, ये उपमा तब ही दी जा सकती है जब बाहर के पदार्थ हो, और तुम ही उपमा दे रहे हो, इसका मतलब जरूर बाहर के पदार्थ हैं, तुम्हारे उक्ति से ही सिद्ध हो जाता है। ये बोल रहे सिद्धांति उस पूर्व पक्षी को। तो बहिर्वत इति ते अपि, ते तव अपि उक्ति ही है कि उससे भी सिद्ध हो जाता है कि बाहर के पदार्थ है। अतः इसलिए धी, धी अर्थात विज्ञान, पूर्व पक्षी ने माना हुआ आत्मा धी, क्या जी? अर्थ रूप भाग न, मतलब अर्थ रूप, अर्थ विषय, विषयकार को प्राप्त होने के लिए, विषयकार उसका बनने के लिए वो पात्र नहीं है। कौन? बुद्धि। बुद्धि विषय के आकार का धारण कर लेती है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। विषयकार को प्राप्त
विषयकार बनने के लिए पात्र नहीं है। धी अर्थ रूप भाक न, तुम्हारी बुद्धि विषयकार को प्राप्त होने के लिए पात्र नहीं है, ये कह दिया सिद्धांतियों ने, अर्थात पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया। ये हुआ भाई अधिकरण का सार कहने वाले ये दो श्लोक। अब आगे चलते हैं भाष्य में। तो देखो भाई, एवं बाह्यार्थवादम आश्रित्य समुदाय अप्राप्त्यादिषु दूषणेषु उद्भावितेषु विज्ञानवादी बौद्धः इदानीं प्रत्यवतिष्ठते। ठीक है, ये जो पंक्ति है एवं इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखते अवतरण के रूप में। पूर्वोक्त बाह्यार्थवाद निरासम, पूर्वोक्त बाह्यार्थवाद निरासम उपजीव्य, बाह्यार्थवाद निरासम उपजीव्य, कौंस में लिखे आश्रित्य, कौंस बंद, आगे पूर्व पक्षम आह एवं इति। ठीक है, चलो भाई। तो पूर्वोक्त अर्थात पूर्व अधिकरण में जो बाह्यार्थवादी लोग हैं, सौत्रांतिक और वैभाषिक बौद्धों की दो शिष्य जो कि बाह्य जगत को मानते हैं, किंतु उसका निराकरण कर दिया सिद्धांतियों ने। इसका मतलब ये जगत नहीं है ये कहना नहीं, किंतु उनकी तरह जो बाह्य पदार्थ मानते हैं वो परमाणु का समूह है कि नहीं, चित्त चैत्य का समूह, अंतर समूह, बाह्य समूह, इस प्रकार से, और वो सब क्षणिक है, वो उसका कहना ठीक नहीं है। तो निराकरण कर दिया बौद्धों का सिद्धांतियों ने। जब उनका निराकरण कर दिया, बाह्यार्थवाद का निराकरण कर दिया, तो उसी का आश्रय करके फिर पुनः दूसरा पूर्व पक्ष अब आ रहा है, जो कि बौद्धों का एक शिष्य है योगाचार विज्ञानवादी। वो भी कहता है उन लोगों को, सौत्रांतिक और वैभाषिकों को, कि हे तुम बौद्ध सौत्रांतिक और वैभाषिक, तुम बाह्यार्थ को मानते हैं, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अर्थात बाह्यार्थ का निराकरण करता है वो स्वयं कौन, विज्ञानवादी योगाचार, वो भी बाह्यार्थ को नहीं मानता है, उसका निराकरण कर देता है और अपनी बात रखता है। अपनी बात क्या है उसकी, कि विज्ञान स्कंद मात्र है, विज्ञान ही आत्मा है, और वही सब पदार्थ का आकार धारण करता है। तो पहले वो कैसा निराकरण करता है बाह्यार्थवादियों का, और अपनी बात किस तरह से रखता है, इस बात को पहले समझ लेंगे। जब उसका कहना पूरा हो जाएगा, तब फिर सूत्र के माध्यम से उस विज्ञानवादी का खंडन करेंगे सिद्धांती। पहले उसका कहना सुन लेते हैं, तो वही कह रहे फिर पूर्व पक्षम आह। विज्ञानवादी यहां पर बोल रहा है एवं बाह्यार्थवादम आश्रित, इस प्रकार पीछे के अधिकरण में बाह्यार्थवाद को लेकर बाह्यार्थवादम आश्रित्य दोष दिए थे, दोष उद्भावित किए थे। क्या दोष किए थे उद्भावित? समुदाय अप्राप्त्यादिषु दूषणेषु उद्भावितेषु, समुदाय बन नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कहा था परमाणु का समूह बाह्य पदार्थ के लिए, और चित्त चैत्य के समूह के लिए 4 कारण बताए थे वो सब। तो समुदाय बन ही नहीं सकता। अप्राप्त्यादिषु दूषणेषु, इस प्रकार के दूषण उद्भावित करने पर, फिर अब इस अधिकरण में आ रहा है पुनः वाद विवाद करने के लिए विज्ञानवादी, वही करे उद्भावितेषु, फिर विज्ञानवादी बौद्ध, विज्ञानवादी बौद्ध योगाचार इदानीं प्रत्यवतिष्ठते, वो अब इस समय विवाद के लिए उपस्थित होता है, प्रत्यवतिष्ठते। तो कैसे क्या वो सब आगे बात आ रही है। तो देखो भाई, केशांचित किल विनेयानाम बाह्ये वस्तुनि अभिनिवेशम आलक्ष्य तद अनुरोधेन बाह्यार्थवाद प्रक्रिया इयं विरचिता किंतु न असौ सुगताभिप्राय। ठीक है, देखो भाई, ये जो पंक्ति है ना, केशांचित किल इत्यादि,
उसके वे पहले एक वाक्य लिखते हैं, ननु एकस्य सुगतागमस्य कथम बाह्यार्थ सत्त्वासत्वयोः तात्पर्यम् विरोधात् अर्धविराम इति आशंक्य अधिकार भेदात् अविरोधः इति वदन् विज्ञानवादिनः सुगताभिप्रायज्ञत्वेन मंदाधिकारिभ्यः बाह्यार्थवादिभ्यः श्रेष्ठ्यम् आह केशांचित इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कोई शंका करेगा क्या कि ननु एकस्य सुगत आगमस्य, सुगत बौद्ध, आगम उसका शास्त्र वो एक ही है, तो फिर कैसा ऐसा मतभेद हो गया? तो उनके चार शिष्य कोई बाह्यार्थ को मानते हैं, कोई बाह्यार्थ को नहीं मानते हैं, ऐसी विरोधी बात कैसे वो बोलते हैं? ये प्रश्न। एकस्य सुगत आगमस्य कथम बाह्यार्थ सत्व असत्वयो, कोई बाह्यार्थ सत्व मतलब मानता है और कोई बाह्यार्थ को नहीं मानता है, ऐसा कैसा उनका तात्पर्य बन गया? क्योंकि अत्यंत विरोध है ना, एक पद कहता है कि बाह्य पदार्थ, एक नहीं कहता है कि नहीं? सब तात्पर्यम विरोधात इति आशंक्य, ऐसी शंका कोई करता है तो उत्तर अधिकार भेदात अविरोध, हर एक का अधिकार भिन्न है। उपदेश तो उन बौद्ध ने एक प्रकार का ही किया, एक जैसा ही किया सबको, किंतु सुनने वाले जो थे, विचार करने वाले, वो अलग अलग अधिकारी लोग थे, अलग अलग बुद्धि के लोग थे। तो किसी ने कोई अभिप्राय निकाला, किसी ने कोई अभिप्राय निकाला, अतः मतभेद हो गए। ये कहना अधिकार भेदात अविरोध इति वदन, ऐसा कहते हुए क्या विज्ञानवादिनः सुगताभिप्रायज्ञत्वेन, उस पर विज्ञानवादी अपने को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। वो कहते कि सुगत अर्थात बौद्धों का अभिप्राय सचमुच यथार्थ अभिप्राय जानने वाले हम ही लोग हैं, और बाकी के सौत्रांतिक वैभाषिक ये तो मंदाधिकारी है, उनको कुछ समझ में नहीं आया, उनसे हम लोग श्रेष्ठ है, ऐसा भी वो समझते हैं। तो विज्ञानवादी न क्यों श्रेष्ठ? सुगत अभिप्राय ज्ञत्वेन, सुगत बौद्ध का अभिप्राय यथार्थ रूप से जानने वाले होने से वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। किनसे? मंदाधिकारीभ्य बाह्यार्थवादिभ्य, बाह्यार्थवादिभ्य मंदाधिकारीभ्य, बाह्यार्थ को मानने वाले जो सौत्रांतिक वैभाषिक जो कि मंदाधिकारी है, उनसे अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ माह। तो वही बात उनकी उसी तरह की निकल रही है। देखो भाई भाष्य में केशांचित किल, किल अव्यय है, केशांचित विनयानाम, विनयानाम शिष्याणाम, विनय शब्द का अर्थ होता है शिष्य, विनयानाम शिष्याणाम। केशांचित किल विनयानाम, कुछ शिष्यों का बाह्य वस्तुनि अभिनिवेशम आलक्ष्य, बाह्य वस्तु घट पट भूत भौतिक पदार्थ, उनमें अभिनिवेश, अभिनिवेश शब्द का अर्थ है आग्रह, आलक्ष्य देखकर, ठीक है ना। तो कुछ शिष्यों का बाह्य, नहीं वो कहते बाह्य पदार्थ ही हैं, इस प्रकार कुछ शिष्यों का बाह्य पदार्थों में आग्रह को देखकर, ठीक ऐसी पंक्ति।
केशांचित किल विनयानाम बाह्य वस्तुनि अभिनिवेशम आलक्ष्य तद अनुरोधेन, फिर उसके अनुरोध से क्या जी, बाह्यार्थवाद प्रक्रिया इयम विरचिता, अनुरोधेन इयम बाह्यार्थवाद प्रक्रिया विरचिता, उनके अनुरोध से, उनके अनुसार से यह बाह्यार्थवाद की प्रक्रिया बनाई गई है, बताई गई है, विरचिता, ये बात कथा कह दिया। तो कहा भी है उन्होंने, क्या कहा है, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं भाई, विरचिता इत्यादि आया ना, उसके आधार पर लिखते हैं, सुगतानाम उपदेशाः, सुगतानाम उपदेशाः, उपदेशाः शिष्यमत्यनुसारिणः, शिष्यमति अनुसारिणः भवन्ति इति धर्मकीर्तिना उक्तम अस्ति, इति धर्मकीर्तिना उक्तम अस्ति। ध्यान देखकर आगे उद्धरण चिन्ह में, देशना, देशना लोकनाथानाम, देशना लोकनाथानाम सत्वाशय वशानुगाः, सत्वाशय वशानुगाः, उद्धरण चिन्ह बंद, इति, ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सुगतानाम उपदेशा, सुगत बौद्ध, उनके जो उपदेश है वो कैसे हैं, शिष्यमति के अनुसार, अर्थात अधिकार के अनुसार। सभी का एक जैसा अधिकार होता नहीं है, अतः सभी को एक ही प्रकार का उपदेश देने से काम चलता नहीं है, ठीक है ना। अधिकार ऐसा करोपदेश, ये कहने के अनुसार शिष्यमति अनुसारिण भवंती, इस प्रकार धर्म कीर्ति नाम के उनके कोई आचार्य हो चुके बौद्धों के, उन्होंने भी बताया है। क्या वाक्य है उनका, तो वो वाक्य दिया कि देशना लोकनाथानाम सत्वाशय वशानुगाः, देशना मतलब उपदेशा, लोकनाथानाम मतलब बौद्धानाम, सुगतानाम, बौद्धों के उपदेश कैसे भाई, सत्वाशय वशानुगाः, सत्वानुशय, सत्व कहते बुद्धि को, मति बुद्धि को, है कि नहीं, सत्वाशय वशानुगा अर्थात शिष्य मति अनुसारिण, शिष्य बुद्धि के अनुसार, लोकनाथ अर्थात सुगतों के, देशना अर्थात उपदेश है, ये धर्म कीर्ति ने भी कहा है, उन्हीं के किसी आचार्य ने, ठीक है। चलिए आगे आगे कह रहे, लेकिन नासौ सुगताभिप्राय, इस पंक्ति के पर लिखा है ना भाष्य में, इयम बाह्यार्थवाद प्रक्रिया विरचिता, है कि नहीं। जिन शिष्यों का बाह्य पदार्थों में आग्रह है, उनके आग्रह को लक्षित करके उनके अनुसार यह बाह्यार्थवाद की प्रक्रिया विरचिता, किंतु असौ सुगताभिप्राय न, विज्ञानवादी कह रहे योगाचार कि यह इसमें सुगतों का अभिप्राय नहीं है, बाह्यार्थ बताने में उनका तात्पर्य नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, तो कह रहे तस्य तो विज्ञानैक स्कंदवाद एव अभिप्रेत, तस्य तो, तस्य 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 सुगतस्य विज्ञानैक स्कंदवाद एव अभिप्रेत, उन सुगत के लिए अभिप्रेत कौन है, एकमात्र विज्ञानिक स्कंदवाद, स्कंद समूह, विज्ञानों का समूह, बुद्धि का समूह, आत्मा, बस वही एकमात्र है, इतने में उसका तात्पर्य है, बाह्यार्थ को बताने में बौद्धों का अभिप्राय नहीं है, ये बोल रहा है विज्ञानवादी। तस्य तु विज्ञानिक स्कंदवाद एव अभिप्रेत, लग गया पंक्ति इतनी, आगे चलिए। तस्मिंश्च विज्ञानवादे बुद्ध्यारूढ़ेन रूपेण अंतस्तः एव प्रमाण प्रमेय फल व्यवहार सर्व उपपद्यते, ठीक है जी। चलिए भाई, तस्मिंश्च विज्ञानवादे, तस्मिन के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, ननु
ननु असति बाह्यार्थे मानमेय व्यवहार कथम प्रश्न चिन्ह कथम तत्र आह तस्मिन् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अब उस विज्ञानवादी को कोई प्रश्न पूछेगा, अरे भाई केवल एक विज्ञानिक स्कंद मात्र है, विज्ञान ही है और कुछ नहीं है, तो ऐसा बोल रहे हो तुम। किंतु ननु असति बाह्यार्थ यदि कुछ भी नहीं है तो मान मेय व्यवहार कथम, ये प्रमाण है, ये प्रमेय है, ये प्रमिति उनका ज्ञान है, और ये प्रमाता है, तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति इस प्रकार का व्यवहार कैसा चलेगा? केवल एकमात्र विज्ञान को मानोगे तो ऐसा प्रश्न। मान में व्यवहार कथम, तो तत्र उस पर उत्तर दे रहे वो तस्म्युंश इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तस्म्युंश्च विज्ञानवादे, उस विज्ञानवाद को मानने पर, ठीक है ना, क्या तो बुद्ध्यारूढ़ेन रूपेण, तो वो बुद्धि में एक बार आरूढ़ हो गया, बात बैठ गई, समझ में आ गया, तो बुद्धि में आरूढ़ रूप से, बुद्ध्यारूढ़ेन रूपेण आरूढ़ हुआ, तो अंतस्तः एव, अंतस्थ होते हुए, भाई तो अंदर नहीं वो विज्ञान, किंतु अंदर होते हुए भी वो क्या जी, प्रमाण प्रमेय फल व्यवहार सर्व उपपद्यते, अंतस्थ होता हुआ भी सभी प्रकार का प्रमाण प्रमेय और फल व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे वो उत्पन्न हो जाते हैं, है कि नहीं? तो उसको समझने के लिए थोड़ा लिख लेते, उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। विज्ञानम एव कल्पित नीलाद्याकारत्वेन, कल्पित नीलाद्याकारत्वेन, नीलाद्याकारत्वेन प्रमेयम अर्धविराम अवभासात्मना मानफलम बराबर प्रमाणफलम प्रमिति अर्धविराम शक्त्यात्मना मानम बराबर प्रमाणम अर्धविराम शक्त्याश्रयत्वाकारेण कौंस में लिखिए, शक्ति के आश्रय रूप से, शक्ति के आश्रय रूप से, कौंस बन आगे, प्रमाता इति भेद कल्पनया सर्व व्यवहार उपपद्यते, सर्व व्यवहार उपपद्यते इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो कैसा व्यवहार उत्पन्न हो जाता है एकमात्र विज्ञान को मानने से ही? तो वो बता रहे हैं कि विज्ञानमेव कल्पित नीलाद्याकारत्वेन प्रमेयम, कल्पित जो नीलादि आकार, नील घट पट जो भी कुछ हो बाह्य पदार्थ कल्पित है, किंतु उनके आकार से जब विज्ञान बन जाता है तो वही हो जाते हैं क्या, प्रमेय।
विज्ञानमेव कल्पित नीलाद्याकारत्वेन प्रमेय बन जाते हैं, जानने योग्य पदार्थ बन जाते हैं। और अवभासात्मना, उनका आभास, उनका ज्ञान इस रूप से अवभासात्मना मान फलम अर्थात प्रमाण फलम अर्थात प्रमिति, ज्ञान, उनका ज्ञान बन जाता है, वही विज्ञान। तो प्रमाण का फल हुआ, प्रमिति जिसको कहते हैं। और फिर शक्त्यात्मना मानम, मानम प्रमाणम, शक्ति के रूप से वही विज्ञान बन जाता है क्या? प्रमाण। और शक्त्याश्रयत्वाकारेण, शक्ति के आश्रय रूप से वही विज्ञान बन जाता है क्या? प्रमाता। वही प्रमाता है, वही प्रमाण है, वही प्रमेय है, वही प्रमिति है, सब कुछ विज्ञान है, विज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं। इति भेद कल्पनया, इस प्रकार की भेद की कल्पना करने से सर्व व्यवहार उपपद्यते, सभी व्यवहार की उपपत्ति लग जाती है, ऐसा वो विज्ञानवादी बोलते हैं। शंका की थी ना किसी ने कि ये कई विज्ञान को मानोगे तो प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार कैसा चलेगा? तो उत्तर दे दिया उन्होंने। ठीक, आइए तो पंक्ति में देखिए पुनः, तस्मिंश विज्ञानवादे बुद्ध्यारूढ़ेन रूपेण, ठीक है ना, वह विज्ञानवाद जब बुद्धि में, उस विज्ञानवाद में क्या, विज्ञानवाद में अर्थात बुद्धि में आरूढ़ रूप से, बुद्ध्यारूढ़ेन रूपेण, बुद्धि में आरूढ़ रूप से अंतस्थ ही एव प्रमाण प्रमेय फल व्यवहार सर्व उपपद्यते। लग गया? बोलेंगे क्यों बाह्य पदार्थ नहीं मानते? बोलेंगे बाह्य पदार्थ मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाह्य पदार्थ को थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं तो भी वो बाह्य पदार्थों में ये प्रमेय है, प्रमाण है, अमुक है, तमुक है, ये व्यवहार तब होता है जब वो बुद्धि में आते हैं। बुद्धि में आए बिना बाह्य पदार्थों में भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार नहीं है, तो इसके अपेक्षा फिर बाह्य पदार्थों को न मानकर बुद्धि ही सबका आकार धारण कर लेती है, मानना तो उचित है, अच्छा है, ऐसा उनका कहना। वही आगे के पंक्ति में वो बोल रहा है, सत्यपि बाह्ये अर्थे बुद्धि आरोहम अंतरेण प्रमाणादि व्यवहार अनवतारात, ये कह रहा है। ये जो पंक्तियां सत्यपि, सत्यपि के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, मुख्य एव भेदः, मुख्य एव भेदः किम न स्यात्, किम न स्यात्, प्रश्न चिन्ह, अतः आह सत्यपि इति। ठीक है, देखो अर्थ। कोई कहेगा उसको, बौद्ध को, विज्ञानवादी को, कल्पित भेद मान रहे हो तुम, वस्तुतः भेद नहीं, बुद्धि सबका आकार धारण करती है, किंतु उसकी अपेक्षा मुख्य एव भेद किम न स्यात्, वस्तुतः वास्तविक मुख्य भेद है, बाह्य पदार्थ अलग है, विज्ञान अलग है, प्रमाण अलग है, प्रमेय अलग है, इस प्रकार से क्यों नहीं मानते हो? ऐसा प्रश्न तब कह रहा है वो, मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानने पर भी बुद्धि के अलावा, विज्ञान के अलावा काम तो चलता ही नहीं है ना। तो विज्ञान से यदि काम हो रहा है तो विज्ञान को ही मानो, बाकी को मत मानो, ये वो बोल रहा है। देखिए पंक्ति, सत्यपि बाह्य अर्थे, बाह्ये अर्थे सत्य अपि सत्यपि, बाह्य अर्थ मानने पर भी बुद्धि आरोहम अंतरेण, जब तक वो बाह्य पदार्थ बुद्धि में आरूढ़ नहीं होते हैं, उसको मन में नहीं लेते, बुद्धि में नहीं लेते, तब तक अंतरेण मतलब बिना, बुद्धि आरोहम अंतरेण प्रमाणादि व्यवहार अनवतारा, उन बाह्य पदार्थों में प्रमाणादि व्यवहार होता ही नहीं। फिर उसके अपेक्षा यही मान लो कि बुद्धि सबका धारण कर रही, व्यवहार कर रही है, ये बात। ये जो पंक्ति लिखी ना, हुई ना, उसके ऊपर भी एक टिप्पणी लिखते हैं, बुद्धि आरोहम अंतरेण आदि आदि लिखा है ना, उस पर एक टिप्पणी स्पष्ट करने के लिए देखेंगे, न ही बुद्धि अनारूढ़स्य, बुद्धि अनारूढ़स्य नीलादेः प्रमेयत्व व्यवहारः अस्ति, प्रमेयत्व व्यवहारः अस्ति, अर्धविराम। अतः बुद्ध्यारूढ़ाकारः
बुद्धि आरूढ़ाकार, बुद्ध्यारूढ़ाकार, कौंस में लिखिए बुद्धि में आरूढ़ हुआ आकार ही, बुद्धि में आरूढ़ हुआ आकार ही प्रमेय है। कौंस बंद। आगे एव प्रमेयम, एव प्रमेयम अर्धविराम न बाह्यम इत्यर्थः, न बाह्यम इत्यर्थ। ठीक, अर्थ देखो भाई, नहीं कानवे बाद में तो बुद्धि अनारूढ़स्य नीलादे, नील घट आदि पट आदि बाह्य पदार्थ थोड़ी देर के लिए मान भी लेंगे, किंतु उनको बुद्धि में जब आरूढ़ नहीं है, अनारूढ़ है, तो अनारूढ़स्य नीलादे प्रमेयत्व व्यवहार नहीं अस्ति, प्रमेयत्व व्यवहार उनमें होता ही नहीं है बाह्य पदार्थ मानने पर भी। उनमें तब प्रमेयत्वादि व्यवहार होगा जब वो बुद्धि में आरूढ़ होंगे। अतः बुद्ध्यारूढ़ाकार, बुद्धि आरूढ़ाकार, बुद्धि में आरूढ़ हुआ आकार ही प्रमेय क्यों न माने, काय को बाह्य पदार्थ मानने की जरूरत है, बुद्धि के बिना काम ही नहीं चल रहा है। तो ये बात, तो बुद्धि आरूढ़ाकार एव प्रमेयम न बाह्यम, अतः बाह्य पदार्थ कुछ नहीं है, ऐसा उसका कहना। पंक्ति देखिए भाई, सत्य विबाह्यार्थे बुद्धि आरोमंतरेण प्रमाणादि व्यवहार अनवतारात, लगा। आगे चलिए, अर्थात बाह्य पदार्थ मानने की जरूरत नहीं है, बुद्धि सबका आकार धारण कर लेती है, बुद्धि एक कुछ सब कुछ है, ये उसका कहना। आगे, कथम पुनः अवगम्यते अंतस्तः एव अयम सर्वव्यवहार न विज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य अर्थ अस्ति इति। ठीक, थोड़ा सा अन्वय शब्दों का। कथम पुनः अवगम्यते, दो शब्द छोड़कर आगे, अयम सर्व व्यवहार पीछे अंतस्तः एव, आगे विज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य अर्थ पीछे न आगे अस्ति इति। ठीक, कोई पूछ रहा है उस विज्ञानवादी को, कथम पुनः अवगम्यते, कैसे ये जाना जाता है तुमको, क्या कि अयम सर्वव्यवहार अंतस्थ एव, ये सब कुछ प्रमाण प्रमेयादि व्यवहार अंतस्थ ही है, बुद्धिस्थ ही है, बुद्धि में ही है कि नहीं, अंतस्थ एव। और विज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य अर्थ न अस्ति, विज्ञान से भिन्न बाह्य अर्थ है नहीं, विज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य अर्थ न अस्ति इति कथम अवगम्यते, कैसे तुमसे जाना जाता है, कैसे तुम बोलते हो, जबकि बाह्य अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई दे रहा है, और तुम कहते हो कि ये सब व्यवहार बुद्धि का ही है, बाह्य अर्थ कुछ है ही नहीं है, ये कैसा तुम जानते हो। प्रश्न आगे उत्तर दे रहे, तद असंभवात इति आह, विज्ञानवादी बोल रहा है। तो ये जो पंक्ति है तद असंभवात इति, तद, तद के पूर्व में एक छोटा वाक्य, ज्ञेयम, ज्ञेयम ज्ञानातिरेकेन असत्, ज्ञानातिरेकेण असत्, तद अतिरेकेन असंभवात्, तद अतिरेकेण असंभवात् नरशृंगवत् इति आह, नरशृंगवत् इति आह तद असंभवात् इति। ठीक है, देखो भैया, तो कह रहे ज्ञेयम, ज्ञेय पदार्थ घटपट आदि, ज्ञानातिरेकेन असत, अनुमान दे रहा है ज्ञान से अतिरिक्त वो असत है, अर्थात ज्ञान नहीं है, ज्ञान से भिन्न स्वतंत्र कुछ पदार्थ नहीं है, असत। तो पक्ष हुआ ज्ञेयम, साध्य है ज्ञानातिरेकेन असत, असत्व, और हेतु तद अतिरेकेन असंभवात्, तद ज्ञान, ज्ञान अतिरेकेन असंभवात्, ज्ञान से अतिरिक्त वो है ही नहीं है। जैसे उदाहरण नरशृंगवत, जैसे नरशृंग व्यवहार हो रहा है किंतु केवल ज्ञान मात्र है, वस्तुतः नरशृंग नाम की वस्तु कोई नहीं है,
उसी प्रकार बाह्य पदार्थ ज्ञेय कुछ भी नहीं है, केवल एकमात्र बुद्धि ज्ञान ही है, ये कह रहा है कि नहीं? उसी बात को बोल रहा है तद असंभवात इत्यादि पंक्ति से। जबकि उसको प्रश्न पूछा था किसी ने कि बाह्य अर्थ नहीं है, कैसा तुमसे जाना जाता हो, तब उत्तर दे रहे तद असंभवात, तद बाह्य पदार्थ उनका क्या है, असंभव। कैसे बता रहा है वो सही इत्यादि पंक्ति से आगे, तद असंभवात इतिहास, बाह्य पदार्थों का असंभव बताता है वो। स ही बाह्य अर्थ अभ्युपगम्यमान परमाणवः वा स्युः तत्समूहा वा स्तंभादय स्युः। बताओ, अब थोड़ा सा अन्वय कर लीजिए पहले। स क्या आगे, 2-3 शब्द छोड़कर आ गया अभ्युपगम्यमान, उसके पीछे आइए अभ्युपगम्यमान सबसे पहले, अभ्युपगम्यमान, फिर उसके बाद पीछे स ही बाह्य अर्थ, आगे आगे सरल है परमाणव वा स्युः तत्समूहा वा स्तंभादय स्युः। ठीक, देखो भाई, विज्ञानवादी विकल्प करके पूछ रहा है किनको, बाह्यार्थवादी को, वैभाषिक आदियों को, है कि नहीं? क्योंकि अभी प्रश्न किया था उसके ऊपर, विज्ञानवादी के ऊपर, कि बाह्यार्थ नहीं है, विज्ञान ही सब कुछ है, तुमको कैसा समझ में आता है? तो वो बोलता है विज्ञानवादी तद असंभव, बाह्यार्थ का असंभव है, कैसे बताओ? तो विकल्प करके वो बाह्यार्थवादियों को पूछ रहा है विज्ञानवादी। क्या कहता है वो कि भाई अभ्युपगम्यमान स ही बाह्य अर्थ, स्वीकार किया हुआ जो तुम लोगों ने बाह्य अर्थ है वो है क्या चीज बताओ? वो क्या परमाणु, बाह्य अर्थ परमाणु वास्यु, परमाणु रूप बाह्य अर्थ है क्या? पहला विकल्प। अथवा क्या तत्समूह, तत् परमाणु, बाह्य अर्थ का मतलब परमाणुओं का समूह, ये बाह्य अर्थ है। तो बाह्य अर्थ, बाह्य के रूप में किस अर्थ को तुम मानते हो? परमाणु को मानते हो या परमाणु के समूह को मानते हो, स्तंभादि को? बताओ फिर हमको। वही तत्समूहा वा स्तंभादय स्युः, ये विकल्प किया। आगे अब कदाचित बाह्यार्थवादी कहेंगे कि बाह्यार्थ क्या है भाई? परमाणु है, बस परमाणु से अतिरिक्त कुछ नहीं, बाह्यार्थ परमाणु है। और जो स्तंभा दिखता है वो परमाणु का समूह मानेंगे हम लोग, किंतु मूल है परमाणु है सब कुछ। ऐसा यदि वो बोलते बाह्यार्थवादी, तब निराकरण कर रहा है विज्ञानवादी। पंक्ति के तत्र न तावत परमाणव, तत्र तावत परमाणव न, बाह्य अर्थ के रूप में परमाणु है, ऐसा यदि बाह्यार्थवादी बोलते हैं तो वह उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों? आगे चलिए। तत्र न तावत परमाणु, क्यों? स्तंभादि प्रत्यय परिच्छेद्या भवितुम अर्हन्ति। ठीक है, देखो भाई समझ लीजिए, बाह्यार्थ के रूप में परमाणु ही है, परमाणु के अलावा और कुछ नहीं, ऐसा यदि बाह्यार्थवादी कहता है तो क्या दिक्कत आती है उसके मत पर? तो कह रहे स्तंभादि प्रत्यय, प्रत्यय ज्ञान, कभी ज्ञान हो जाता है अयम स्तंभ खाम, अयम घट, अयम मठ, इस प्रकार से कोई भी लीजिए। तो अयम स्तंभादि प्रत्यय परिच्छेद्या, परिच्छेद्या का अर्थ लिखिए विषया। ठीक, देखो भाई, स्तंभादि प्रत्यय परिच्छेद्या भवितुम अर्हन्ति, भवितुम अर्हन्ति। क्यों? परमाणु आभास ज्ञान अनुपपत्ति हेतु दे रहे। अर्थ देखिए भाई, तो वे परमाणु स्तंभादि ज्ञान के विषय भवितुम अर्हति होते हैं, ऐसा मानना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम परमाणु के अलावा और कुछ मानते नहीं दुनिया में। तो ज्ञान हो रहा है अयम स्तंभ, फिर इस ज्ञान का विषय कौन होगा? परमाणु। और यदि परमाणु है उस ज्ञान का विषय, तो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमाणु का प्रत्यक्ष होता नहीं है।
और परमाणु के अलावा तुम कुछ मानते नहीं हो। यदि बाह्य पदार्थ परमाणु ही है, परमाणु के अलावा कुछ नहीं है, तो अयम स्तंभ इस प्रकार का जब ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के विषय कौन मानने पड़ेंगे तुमको? परमाणु। और यदि परमाणु को मानेंगे फिर उसका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, जबकि स्तंभ का प्रत्यक्ष होता है, ये कह रहे। और स्तंभ का प्रत्यक्ष हो रहा है, इसका मतलब बाह्य पदार्थ परमाणु ही है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। ये बात पंक्ति पुनः देखिए, तत्र न तावत परमाणव। क्यों भाई? स्तंभादि प्रत्यय परिच्छेद्या भवितुम अर्हन्ति। तो भवितुम अर्हन्ति ये जो वाक्य है कि नहीं, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, परमाणव चेत, परमाणव चेत एक स्थूल स्तंभ, एक स्थूल स्तंभ इति ज्ञानम न स्यात्, इति ज्ञानम न स्यात्, इति ज्ञानम न स्यात्। अर्धविराम। समूह चेत, समूह चेत अर्धविराम, स तु अत्यंतः असन, अत्यंतः असन बराबर अविद्यमानः, अविद्यमानः अस्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, परमाणु चेत बाह्य अर्थ के रूप में यदि परमाणु है तो एक स्थूल स्तंभ इति ज्ञानम न स्यात्, ये एक है, स्थूल स्तंभ है, इस प्रकार का ज्ञान नहीं होना चाहिए। और यदि वो बोलता है कि नहीं नहीं समूह है बाह्य पदार्थ, समूह चेत, तब क्या होगा? सत्व अत्यंत असन अविद्यमान है, क्योंकि समूह बना ही नहीं सकता है, पीछे भी कह चुके हैं। ठीक है कि नहीं? ये बात बता दी है। पंक्ति देखिए भाई, तत्र न तावत परमाणव स्तंभादि प्रत्यय परिच्छेद्या भवितुम अर्हन्ति। लग गया ना? हाँ, तो न का अन्वय अर्हन्ति के साथ भी कर सकते हैं। पंक्ति की, तत्र तावत परमाणवः स्तंभादि प्रत्यय परिच्छेद्या भवितुम न अर्हन्ति। अर्थ देखिए, तो यदि फिर परमाणु इस ज्ञान के विषय बन नहीं सकते। किस ज्ञान के विषय? स्तंभादय है कि नहीं? हाँ, स्तंभादि प्रत्यय, एक स्थूल स्तंभ अत्र अस्ति, ये प्रत्यय हुआ, ज्ञान हुआ। इस प्रत्यय के विषय कौन मानने पड़ेंगे उनको? परमाणु को, जबकि परमाणु हो नहीं सकते है कि, क्योंकि परमाणु क्यों नहीं हो सकते विषय इस ज्ञान के? आगे दे रहे, परमाणु आभास ज्ञान अनुपपत्ति। मिला पंक्ति? परमाणु आभास ज्ञान, परमाणु का प्रतीति रूप ज्ञान अनुपपत्ति नहीं होता है, क्योंकि परमाणु की प्रतीति होती ही नहीं है, परमाणु का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। और जबकि परमाणु का प्रत्यक्ष होता नहीं है तो इस ज्ञान के विषय एक स्थूल स्तंभ, इस ज्ञान के विषय परमाणु कैसे बनेंगे? अर्थात नहीं बन सकते। और परमाणु से अतिरिक्त कुछ मानते नहीं हो, समूह को मानते नहीं हो, क्योंकि विकल्प दो किए थे। बाह्य पदार्थ क्या है? परमाणु है, परमाणु का समूह, या परमाणु का समूह है। तो पहला विकल्प माना, समझ लीजिए उन्होंने, परमाणु है। और यदि परमाणु है तो इस ज्ञान का विषय वो बन नहीं सकते, क्योंकि परमाणु ज्ञान का विषय बनते ही नहीं है। आगे चलिए फिर, नापि तत्समूह, दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प क्या था? बाह्य पदार्थ के रूप में परमाणु का समूह। समूह को यदि मानते हैं बाह्य पदार्थवादी, तब उनका भी निराकरण कर रहा है विज्ञानवादी। वही करे, नापि तत्समूह, तत्समूह तत् परमाणु समूह, परमाणु का समूह ही बाह्य पदार्थ है, ऐसा भी वो बाह्यार्थवादी कह नहीं सकता। कैसे, क्यों? हम देखिए, नापि तत्समूह स्तंभादय तत्समूह अपि स्तंभादय न, परमाणु का समूह ही स्तंभादिक है, यह भी बोल नहीं सकता। क्यों? तेषाम
परमाणुभ्य अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम निरूपयितुम अशक्यत्वात् तेषाम तेषाम समूहानाम, ठीक है, तेषाम का अर्थ, क्योंकि अब क्या बोल रहा है वो बाह्य अर्थवादी, परमाणु नहीं है, परमाणु का समूह है, स्तंभादि परमाणु का समूह है, किंतु वो भी उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों भाई? तेषाम तेषाम समूहानाम, वो जो समूह मान रहे हो तुम, परमाणु का समूह, तो उन समूह को परमाणुओं से अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम निरूपयितुम अशक्यत्वात्, वो समूह परमाणुओं से भिन्न है या अभिन्न है, इस रूप से या भिन्ना भिन्न है, किसी भी रूप से तुम उसका निरूपण कर नहीं सकते। यदि परमाणु से वो समूह अत्यंत अभिन्न मानेंगे, स्तंभादिक समूह है, परमाणु का समूह है, और वो परमाणु से क्या है? अभिन्न है, अत्यंत अभिन्न है, तो क्या दोष आएगा? स्तंभ का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्तंभ मतलब क्या? परमाणु से अत्यंत अभिन्न है समूह, हो परमाणु से भिन्न नहीं है, तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, ठीक है। और परमाणु से यदि भिन्न मानेंगे किसको? समूह को, तब जैसे गाय और घोड़ा अलग अलग चीज, कोई संबंध है क्या? उसी प्रकार परमाणु अलग चीज और उनका समूह उस परमाणु से भिन्न मानेंगे, अत्यंत भिन्न मानेंगे, तो परमाणु का समूह है ये नहीं कह पाओगे, क्योंकि अत्यंत भिन्न मान रहे ना, तो दोनों दिक्कत आ रही है। उस समूह को परमाणु से अत्यंत अभेद मानेंगे तो स्तंभ रूप से प्रत्यक्ष नहीं होगा, अत्यंत भिन्न मानेंगे तो वो परमाणु का समूह है ये सिद्ध नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? जैसे गाय से उत्पन्न होता है घोड़ा, ऐसा कोई कहेगा क्या? नहीं कहेगा, क्योंकि अत्यंत भिन्न है। उस प्रकार समूह परमाणु का है ये सिद्ध नहीं कर पाओगे, अत्यंत भिन्न मानोगे तब। फिर बोलेंगे भिन्ना भिन्न, तो दो विरोधी धर्म आ नहीं सकते, अतः उस समूह को आप सिद्ध ही नहीं कर सकते हो, परमाणु से भिन्न है या अभिन्न है। अर्थात बाह्य पदार्थ, बाह्य जगत समूह रूप है, परमाणु का समूह रूप है, इस बात को भी सिद्ध नहीं कर सकता है कौन? बाह्यार्थवादी। अर्थात बाह्य के रूप में न तो परमाणु सिद्ध होते हैं, न तो परमाणु का समूह। इसका मतलब बाह्य पदार्थ नाम के कोई पदार्थ है ही नहीं है, ये विज्ञानवादी का अभिप्राय है। बात लग रही कि नहीं? पंक्ति देखिए, नापि तत्समूहा स्तंभादय, क्यों? तेषाम तेषाम समूहानाम परमाणुभ्य अन्यत्व, अन्यत्व नाम भिन्नत्व, अनन्यत्व अभिन्नत्वाभ्याम निरूपयितुम अशक्यत्वात्, निरूपण नहीं कर सकते। फिर कोई बोलेगा ठीक है भाई, मत मानो तुम परमाणु का कार्य आदि को बाह्य के रूप में, किंतु जाति आदि पदार्थों को तो मानो कम से कम बाह्य के रूप में। तो तब कह रहा है वो एवं जात्यादीन अपि प्रत्याचक्षित, ठीक है। ये जो पंक्तियां एवं, उसके एवं के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, बाह्यार्थ परमाणु अथवा अवयवी अभावे अपि, अवयवी अभावे अपि जात्यादयः बाह्यार्थाः स्युः, बाह्यार्थाः स्युः, अर्धविराम, तत्र आह एवं इति, तत्र आह एवं इति, ठीक है। देखो बाह्यार्थ, उस विज्ञानवादी को कोई बोलेगा कि बाह्यार्थ परमाणु अथवा अवयवी, अवयवी मतलब कार्य समूह संवादी, अभावी भी न मानने पर भी मत मानो, परमाणु को मत मानो, उसके समूह अवयवी को मत मानो, किंतु जात्यादय बाह्यार्थासु, जाति गुण आदि शब्द से जात्यादि, जाति गुण कर्म इत्यादि बाह्य पदार्थों को तो कम से कम तुम मानो, ऐसा कोई कहेगा किसको? उस विज्ञानवादी को। तब उसका भी उत्तर दे रहे वो
एवं इत्यादि पंक्ति से क्या कहता है? एवं जात्यादीन अपि प्रत्याचक्षित। प्रत्याचक्षित इसका अर्थ है प्रत्याख्यानम कुर्यात्, अर्थात खंडनम, खंडन। ठीक है, मतलब जात्यादि का भी निराकरण करना चाहिए, अर्थात जाति गुण कर्म भी कोई बाह्य पदार्थ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा बोल रहा है कौन? विज्ञानवादी। तो कैसा उसका निराकरण हो जाएगा फिर जात्यादिकों का भी? ठीक है ना, जैसे कि कह दिया परमाणु बाह्य पदार्थ नहीं, सिद्ध कर दिया उसने। उनका समूह भी बाह्य पदार्थ नहीं, ये भी सिद्ध कर दिया, क्योंकि भिन्न अभिन्न रूप से कथन कर नहीं सकते। तब वो किसने कहा कि जाति गुण कर्म वगैरह मानो? तो वो कहता है उनको भी नहीं मान सकते, उसी तरह उनका निराकरण कर देना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कौन? विज्ञानवादी। तो कैसे, उस पर भी थोड़ा सा लिखते, एक टिप्पणी लिखेंगे। बाह्यार्थाः जात्यादयः, जात्यादयः कौंस में लिखे जाति गुण कर्म, जाति गुण कर्म इत्यादि। कौन सी बात? आगे न संति, न संति अर्धविराम, यतोहि तेषां जात्यादीनां धर्मिणः सकाशात् अभेदे सति अर्धविराम ते एव धर्मिणः स्युः, ते एव धर्मिणः स्युः पूर्ण विराम। आगे धर्मिणः सकाशात्, धर्मिणः सकाशात् अत्यंत भेदे सति, अत्यंत भेदे सति धर्म्यंतरवत्, धर्म्यंतरवत् धर्मधर्मी भावः, धर्मधर्मी भावः न संभवति, न संभवति पूर्ण विराम। धर्मिणः सकाशात्, धर्मिणः सकाशात् तेषां भेदा भेदौ अपि, तेषां भेदा भेदौ अपि न संभवतः, न संभवतः अर्धविराम विरुद्धत्वात्, विरुद्धत्वात् इति एवं तेषां निरूपयितुम् अशक्यत्वात्, तेषां निरूपयितुम् अशक्यत्वात् न बाह्यधर्मत्वं, न बाह्यधर्मत्वं जात्यादीनां संभवति, जात्यादीनां संभवति इति। ठीक है, देखो भाई कैसा वो विज्ञानवादी निराकरण करता है जाति गुण आदि पदार्थों का भी, वो दे दिया। क्या कर रहे देखो, तो बाह्यार्थ जात्यादयः, जाति आदि शब्द से जाति गुण कर्म अवयवी परमाणु आदि सब लेना। इति न संति, बाह्यार्थ जात्याधिक कोई नहीं है। क्यों? ये तो ही तेषाम जात्यादि नाम, वो जो जाति गुण कर्म वगैरह है वे सब धर्मिण सकाशात्, क्योंकि वो धर्म रूप है। जाति तो किसी के आश्रय से रहती है, गुण भी कर्म भी, तो धर्मिण, तो जिस धर्मी में वो रह रहे जाति वगैरह, उस धर्मी से भिन्न है क्या अभिन्न है बताओ। जात्यादि जैसे धर्मी हुआ घट,
और उसमें रहने वाला धर्म हुआ जाति घटत्व। तो वो घटत्वादि जाति धर्मी जो घट उससे भिन्न है क्या भिन्न है, ये प्रश्न। पंक्ति देखिए, ये तो तेषाम जात्यादि हम धर्मी न सकाशात अभेदे सति, अभेद मान लेंगे, समझ लीजिए जाति आदि को का घट आदि धर्मी के साथ क्या है, अत्यंत अभेद है। यदि अभेद है तो अभेदे सति ते एव धर्मी न स्यु, क्योंकि अत्यंत अभेद है तो वे स्वयं ही क्या हो गए, धर्मी। तो धर्म के रूप में उनकी सिद्धि नहीं हो गई, फिर जाति आदि को की धर्म रूप से उनको कह नहीं सकते। ठीक, तो बात हुआ। अच्छा, यदि कहेंगे धर्मी न सकाशात अत्यंत भेद है, धर्मी घटादि उनसे भिन्न है अत्यंत कौन, जाति गुण कर्म वगैरह, धर्मी से क्या मानेंगे, अत्यंत भिन्न मानेंगे, तब क्या होगा। तो धर्मी न सकाशात अत्यंत भेदे सती धर्म्यंतरवत, जैसे उदाहरण एक धर्मी हुआ घट, दूसरा धर्मी है पट, बराबर, धर्मी धर्म वाला, एक घट हुआ एक पट हुआ, दोनों में अत्यंत क्या है, भेद। तो अत्यंत भेद वाले जो दो धर्मी घट और पट, उन दोनों में ये कह सकते हैं क्या घट धर्मी है और उसका धर्म पट है, ये कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, क्योंकि अत्यंत दोनों में क्या है, भेद है। तो जैसा अन्य धर्मी इस धर्मी का धर्म नहीं हो सकता अत्यंत भिन्न होने के कारण, उस प्रकार धर्मी से यदि जाति गुण कर्म अत्यंत भिन्न है तो वे भी फिर धर्मी के धर्म नहीं बन पाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं, कैसा पकड़ रहा है कि नहीं। जात्यादि को अत्यंत धर्मी से अभिन्न भी नहीं मान सकते और अत्यंत भिन्न भी नहीं मान सकते, भिन्न अभिन्न भी नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों का विरोध है। अर्थात जाति आदि को की सिद्धि ही नहीं होती है, अर्थात बाह्य पदार्थ कुछ जाति आदि भी नहीं है। फिर कौन है, केवल एकमात्र विज्ञान आत्मा वही है, ये कहना उसका। ठीक है, चलिए भाई, धर्मी न सकाशात अत्यंत भेदे सती, यदि भेद मानेंगे तो धर्म्यंतरवत, अन्य धर्मी की तरह, जैसा अन्य धर्मी और इस धर्मी का धर्म धर्मी भाव नहीं, उस प्रकार धर्म धर्मी भाव न संभवति। अच्छा, फिर वो बोलेगा धर्मी न सकाशात तेषाम, तेषाम जात्यादि नाम भेदा भेदो अपि, भिन्न भी है अभिन्न भी है, ऐसा मानेंगे तो भेदा भेदो अपि न संभवत। क्यों, दोनों विरुद्ध है। जब भेद रहेगा तो अभेद नहीं, अभेद रहेगा तो भेद नहीं, भेदाभेद वही कैसा होगा, नहीं हो सकता। इति एवं, इस प्रकार तेषाम निरूपयितुम अशक्यत्वात्, तेषाम तेषाम तेषाम, यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कौन, जात्यादीनाम, तेषाम जात्यादीनाम निरूपयितुम अशक्यत्वात्, जात्यादि पदार्थों का निरूपण हो नहीं सकता, निरूपण करना संभव नहीं है, इसलिए वे सब न बाह्य धर्मत्वम, इसलिए उनमें बाह्य धर्म बाह्य पदार्थ किसी के धर्म है वो ये बोल नहीं सकते। अर्थात बाह्य रूप से उनकी सिद्धि ही नहीं होती है, किनकी, जाति गुण कर्म, उनकी सिद्धि नहीं, उनके धर्म की सिद्धि नहीं, अर्थात बाह्य के रूप में किसी पदार्थ की सिद्धि नहीं है। फिर एकमात्र है कौन, विज्ञान आत्मा, क्षणिक बुद्धि वही है, ऐसा उसका सिद्धांत। लगी पंक्ति, आइए मूल में, भाष्य में, एवं जात्यादीन अपि प्रत्याचक्षित, हो गया जी। चलिए आगे और क्या करें, अपि च, ठीक है, और भी युक्तियां दे रहे बाह्यार्थवाद का खंडन करने के लिए विज्ञानवादी। तो अपि च इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लेकिन समय बहुत हुआ, अपि च यहाँ से विचार हम लोग कल ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।